तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को समाप्त कर लिया है और मध्यकालीन इतिहास को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच में एक संक्रमण काल आता है जो एक्चुअल में प्राचीन काल और मध्यकाल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, क्योंकि यह जो संक्रमण काल है वह मध्यकाल से जस्ट पहले आता है, इसलिए इसे पूर्व मध्यकाल कह दिया जाता है। क्योंकि इस कालखंड में जो शासक वर्ग था, जो शासन करने वाले लोग थे, वो खुद को राजपूत कहते थे, इसलिए इसे राजपूत काल भी कह दिया जाता है। यह कालखंड चूंकि प्राचीन काल के जस्ट बाद आता है, इसलिए इसे कई बार उत्तर प्राचीन काल भी कह देते हैं हम लोग। तो आज से हम लोग अध्ययन करेंगे राजपूत काल का, क्योंकि यह जो पूरा कालखंड है एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ है। राजपूत कालखंड। आज राजपूत जो लोग हैं भारत में, जितने भी लोग हैं, वो खुद को प्राचीन क्षत्रियों का वंशज मानते हैं और खुद को राजपूत होने पे गर्व भी महसूस करते हैं। तो जातीय दंभ या जातीय गर्व का जो सिलसिला है, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो टूटना चाहिए था वो और ज्यादा बढ़ गया है। यानी अब जो हम जाति दंभ भरते हैं या जाति गर्व की जो बात करते हैं, गर्वान्वित होते हैं कि फला जाति से, एक्चुअल में कहा जाता था कि जैसे जैसे लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते जाएंगे, उच्च शिक्षा लोगों के अंदर आती जाएगी, वैसे वैसे जो जातीयता है वो टूट जाएगी। लेकिन होता नहीं है ऐसा भारत में। कहते हैं कि भारत की जो सामाजिक ढांचा है, जो ताना बाना है ना, वो आपस में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, बिल्कुल मछली के जाल की तरह उलझा हुआ है। कई बार क्या होता है कि जब मछली के जाल को आप छुड़ाना चाहते हैं एक दूसरे से, तो और ज्यादा उलझता चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब आप मछली के जाल को उलझाना चाहते हैं तो वो अपने आप छूटता चला जाता है। तो भारत की जो सामाजिक ताना बाना है वो बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा उलझ जाता है, जब आप उलझाने की कोशिश करते हैं तो छूट जाता है। यही वजह रहा कि 2000 के बाद जातिवाद भारत में तेजी से बढ़ा है। पिछला जो दशक रहा है पूरे जातिवाद को लेकर के ही चला है और भारत की वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी इसी वजह से जातिवादी आधारों को आगे बढ़ा रही है। अब आप लोग देखेंगे आज बहुत सारे लोग पहले जो टाइटल लगाते थे वो अपने बाप दादा, अपने घर में जो बड़े लोग हैं, चाचा, अब उनके टाइटल को देखिए, कहीं सिंह लगा हुआ है, कहीं कुमार लगा हुआ है, एक सामान्य सा टाइटल लगा हुआ है। और ये बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं हो रही है, ये बात मुसलमानों की भी हो रही है। जैसे मुसलमानों भी आप देखेंगे पहले के लोगों की टाइटल क्या होता था, अहमद होता था, मोहम्मद होता था, सामान्य से टाइटल, एक टाइटल चलता था, खान टाइटल चलता था। तो सामान्यतः ऐसे टाइटल मिल जाते हैं। लेकिन अब आप टाइटल देखेंगे तो अलग अलग टाइटल नजर आता है, बेसिकली जातिवादी टाइटल खुल करके दिखाई देता है। हिंदू में भी ऐसा हुआ, जो मौर्य लोग हैं मौर्यवंशी लिखते हैं, जो यादव हैं यदुवंशी लिखने लगे, राजपूत खुद को राजपूत लिख रहे हैं। इवन कि जो SC/ST कैटेगरी के लोग थे, जो पहले जाति बताने में हिचकिचाते थे खुद को, क्योंकि उनके साथ समाज में जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, इस वजह से बहुत सारे लोग छुपाते थे कि हमारी जाति, हम इस जाति के SC कैटेगरी के। लेकिन आज यहाँ भी जातिवाद चरम पे है और ये लोग भी खुद को अपने उस जाति से संबोधित करते हैं, क्योंकि उनके भी रोल मॉडल मिल चुके हैं योद्धा, कि वो भी हमारे योद्धाओं ने मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, तो हम भी अपनी जाति दंभ को दिखाएंगे। तो एक्चुअल में जो जाति दंभ है ना, ये शक्ति से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी भी चीज का दंभ भरते हैं तो एक्चुअल में ये शक्ति से जुड़ा हुआ है। जातिवाद सबसे ज्यादा चला राजपूतों में, सबसे ज्यादा। कारण क्योंकि ये मानते थे कि बहुत ही शक्तिशाली थे राजपूत, इन्होंने मुगलों से लड़ा, तो खुद को जो वर्ग शक्तिशाली मानता है तो वो अपने जाति दंभ को दिखाएगा। इतिहास में नए नए खोज शुरू हुए और न केवल राजपूत बल्कि अब यादव, यानी इसे हम लोग बोलते हैं अहिर, SC यानी चमार, जिसे गांधी जी ने कहा था हरिजन, इसी प्रकार और भी गौड़ लोग हैं, अलग अलग जातियां। सभी जातियों ने अपने अपने योद्धाओं को खोज लिया। इतिहास में नए नए रिसर्च हुए, हर जाति का कोई न कोई एक योद्धा मिल गया जो शक्तिशाली था, जिसने बड़ी सेना को पराजित किया, बहादुरी से लड़ा, अपने जान की कुर्बानी दी।
तो इन्हें भी प्रेरणा मिला कि हमारे भी पूर्वज लड़ाकू थे, योद्धा थे, वो घुटने टेकने वाले नहीं थे। तो यहाँ से भी फिर जातिवाद को बढ़ावा मिला और लोग टाइटल शुरू कर दिए। तो एक तरफ कहा जा रहा था कि भारत में ग्लोबलाइजेशन के बाद 1990 के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद जैसे जैसे लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, वैसे वैसे ये जाति जो दम्भ है वो टूट जाएगा। फिर लोग एक कॉमन टाइटल पे आ जाएंगे, लोग अपने पिता की टाइटल लगाएंगे या एक कॉमन नेम ऐसा रखेंगे कि पता ही नहीं चलेगा किस जाति के हैं। लेकिन ये चीज़ें भारत में नहीं हुआ। मैंने बताया कि भारत का जो सामाजिक ढांचा है, उसका जो ताना बाना है, बहुत ही उलझा हुआ है। तो सामाजिक ताने बाने ने वर्तमान में इस चीज़ को बढ़ावा दिया। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अहिरान जो बस्तियां हैं, बस्तियों लिखाने लगा, राजपूतान बस्ती है, अहिरान बस्ती है, चमरान बस्ती है। इस तरीके से मोहल्लों का भी डिवीजन होने लगा और जो टाइटल वो भी हो गया यदुवंशी, मौर्य वंशी, है ना, अलग अलग वंश के लोग आने लगे, गौड़वंशी। तो आज हम लोग बात करेंगे राजपूत काल। चूंकि राजपूत एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा भारत के सामाजिक ढांचे को भी हमने समझाने का प्रयास किया कि वर्तमान स्थिति चल रही है। इसको आप समझे रहिए कि एक्चुअल में तेजी से बढ़ रहा है। आप सोशल मीडिया बाकी चीज़ों से जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में बढ़ रहा है। लोगों के अंदर जहाँ एक तरफ खत्म होने की बात होनी चाहिए कि जाति चीज़ व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, लेकिन जाति व्यवस्था भारत से कभी भी खत्म नहीं होगी। रजनी कोठारी की एक पुस्तक है भारत में राजनीति, उसमें उन्होंने लिखा है जाति को लेकर के राजनीति ने जाति को कितना प्रभावित किया और जाति ने राजनीति को कितना प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि भारत में कभी भी जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, न ही राजनीति से कभी जाति व्यवस्था जाएगी। उसके कई सारे उन्होंने कारण दिए हैं, उस पर हम लोग कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं राजपूत काल की। मैंने बताया यह जो राजपूत काल है एक्चुअल में यह मध्यकाल से जस्ट पहले का है, इसीलिए इसे बोल देते हैं पूर्व मध्यकाल। और यह प्राचीन काल के जस्ट बाद का है, इसीलिए इसे कई बार उत्तर प्राचीन काल कह दिया जाता है। तो यानी यह न तो प्राचीन काल में आता है न ही यह मध्यकाल में आता है। इसीलिए कई बार राजपूत काल को लोग पढ़ाना ही भूल जाते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होता है गुप्तोत्तर काल, या बहुत आगे बढ़े हर्ष और त्रिकोणी संघर्ष तक आकर के यहाँ पे मामला समाप्त कर दिया जाता है। त्रिकोणी संघर्ष में कुछ राजपूत वंशों की जो है कि चर्चाएं हो जाती हैं, बस वहीं पे समाप्त हो जाता है। मध्यकाल की हम लोग बात करते हैं तो मध्यकाल में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करते हैं, फिर पहुंच जाते हैं सीधे मोहम्मद गोरी वगैरह आक्रमण करा करके दिल्ली सल्तनत को स्थापित करते हैं। बेसिकली दिल्ली सल्तनत ही टारगेट होता है मध्यकाल में कि यहाँ से शुरू किया जाए दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है फिर आगे बढ़ जाता है। तो ये वाला हिस्सा पूरा छूट जाता है। हालांकि इस वंश में जितने शासक हैं उनकी चर्चा कहीं न कहीं यहाँ भी होती है और यहाँ भी कहीं न कहीं हो जाती है, लेकिन अलग से इस वंश के बारे में कोई पढ़ाता नहीं कि राजपूत काल को पढ़ाया जाए, क्योंकि राजपूत काल पढ़ाने का मतलब फिर राजपूतों की उत्पत्ति, फिर एक एक वंश की बातें करनी होंगी जो सामान्यतः लोग नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ प्राचीन काल को हम लोगों ने, जिसमें दक्षिण भारत का इतिहास भी शामिल, हम लोगों ने 147 लेक्चर में पढ़ा है। मध्यकाल की बात किया जाए तो लगभग 70 से ज्यादा, यानी 75 से ज्यादा लेक्चर है यहाँ पे। 25 प्लस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने 100 प्लस लेक्चर को हम लोगों ने पढ़ा है। और जो तरीका मेरा पब्लिक पढ़ाने का है वही तरीका मैं पेड ग्रुप में भी पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे इतिहास में नेट जेआरएफ निकाले, स्टेट पीसीएस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। इतिहास में आपकी एक बेसिक समझ डेवलप हो जाती है, जिससे कि आपको बार बार कोचिंग भागना नहीं होता है। तो इससे पहले कि हम लोग राजपूत काल की शुरुआत करें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप मेरे पास कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं और आप उस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आप मेरा इतिहास का पूरा सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा। इसके अलावा आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर मेहनत करना होगा। कोई 1-2 किताबें आपको पढ़ लेना होगा। ईमानदारी से पढ़ेंगे आपका नेट निकल जाएगा, बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, संघ लोक सेवा आयोग, चाहे आप किसी राज्य सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस कोर्स को, मेरे यहाँ जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो सारे कोर्सेज हैं हमारे वो सिविल सर्विसेज के पर्पज से ही कोर्सेज हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इतिहास मैंने इतने डीप में पढ़ाया है कि वो नेट जेआरएफ के लिए भी काम हो जाता है, टीजीटी पीएटी के लिए भी काम हो जाता है, इसलिए मैं उनको भी रिकमेंड कर देता हूँ कि आप पढ़ लीजिए। क्योंकि उतने डीप में जाकर के आप कहीं भी नेट जेआरएफ के लिए एडमिशन भी लेंगे इतिहास में तो कोई नहीं पढ़ाएगा। बेसिकली ज़्यादातर लोग टेस्ट सीरीज पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर लोग सॉल्व कराते हैं। मेरा टारगेट होता है एक बार पढ़ लीजिए, पढ़िए एक बार, फिर क्वेश्चन पेपर खूब सॉल्व करिए,
क्योंकि आपके अंदर वो बेसिक कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो जाए, आप पढ़े हुए हो, सारी चीज़ें, सारी अवधारणाएं आपके पास होनी चाहिए, सारे तथ्य आपके पास होने चाहिए। फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, आपकी क्या कमियां हैं वो भी आप समझ पाएंगे कि हमारे कहाँ पे कमी है। तो पहली चीज़ होनी चाहिए कि आप पढ़िए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि देखिए, आप शुरू में अगर तैयारी करने आए हैं, आप एनसीईआरटी या कोई भी किताब लेंगे तो आपको सिर्फ 10% चीज़ें समझ में आएंगी, 90% चीज़ें आपके समझ से बाहर होगा, आप उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उससे पहले आप कोचिंग कर लीजिए एक बार। कोचिंग करने के बाद आप दुनिया की जो भी किताब पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ब्रॉड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर आपकी कमियां, आपके स्ट्रेंथ है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको स्पष्ट नजर आने लगेगा। फिर आप उस वे में मेहनत कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम लोगों ने प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ा है। और मेरा पूरा दावा है कि आप कहीं भी पूरे ऑनलाइन में या ऑफलाइन में कहीं भी इतना डिटेल में किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। आप कहीं भी दिखा दीजिएगा, आपको इतना लंबा क्लासेस दिया गया, लगभग 200 से ज़्यादा लेक्चर है यहाँ पे। एक बार पढ़ लेंगे, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपकी समझ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ आप करेंट से चीज़ों को कोरिलेट करते चले जाइए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिटी के अलावा हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है, क्योंकि ये भी प्री कम मेंस है। 100+ लेक्चर है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे, सारी अवधारणाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री मेंस में नहीं आता है, जीएस के सेक्शन में नहीं थी, इसे हम लोगों ने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। इसमें लगभग 75+ लेक्चर है। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोगों ने बहुत ही डीप में पढ़ा है, क्योंकि इतिहास में समझने के दृष्टिकोण से एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही टफ माना जाता है। एक इतिहास के रूप में आपकी क्या समझ होनी चाहिए, उस वे में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत लंबा है और इसे हम लोगों ने बहुत ही डीप में पढ़ा है। तो ये लगभग 147 लेक्चर में है, जिसमें राजपूत काल को छोड़ दिया जाए तो। इसी प्रकार हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का जो सैद्धांतिक पर्सन है, जो पोर्शन है सॉरी, उसे हम लोगों ने पढ़ा है। लगभग 120+ लेक्चर मिलेगा आपको इसमें। इसी प्रकार इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत, हम लोगों ने पढ़ा है। ये भी लगभग इसमें आपको 80 लेक्चर के आसपास मिलेगा। अभी लगभग 65 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज़ादी के बाद भारत भी हम लोगों ने बहुत ही डीप में पढ़ा है। ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है वो बहुत ही डीप में जाकर के हम लोगों ने पढ़ा है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सिविल सर्विसेज के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमें किस वे में पढ़ना चाहिए। आपके एक प्रॉपर नोट्स बनेगा, समझ बनेगा। उसके बाद आप दुनिया की कोई किताब पढ़िए, अपने आप को जितना हो सके उतना मजबूत बनाइए। आपका पूरा चीज़ें यहाँ पे तैयार हो जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है 9695268201 पे। अब आते हैं हम लोग अपने विषय पर। तो थोड़ा सा हम लोगों ने भारत के सामाजिक ताना बाना का समझने का प्रयास किया। एक लंबा लेक्चर हम लोग ले सकते हैं। भारत का जो सामाजिक जो स्टेटस है, कि सामाजिक जो ढांचा है, उस पर हम लोग कभी बाद में लेक्चर लेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा ने समाज को नुकसान पहुंचाया है। ये मेंस का क्वेश्चन है, सोशल इशू का। आइए, जब हम लोग राजपूत काल की बात करते हैं, ये शुरू होता है हर्ष के बाद से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का कालखंड। हर्ष की मृत्यु होती है, उसके बाद से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो पूरा कालखंड है, इसे राजपूत काल कह दिया जाता है। एक्चुअल में यह प्राचीन काल और मध्य काल के बीच का एक संक्रमण काल है। तो यह क्या होता है, हर्ष के बाद से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक का इतिहास किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है राजपूत काल के नाम से? क्योंकि इस कालखंड में जो शासक वर्ग था वह खुद को राजपूत कहते थे। कि क्या है ये? राजपूत। कहते हैं कि इसी समय राजपूतों की उत्पत्ति होती है। इसी समय राजपूतों की उत्पत्ति होती है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि जो राजपूत खुद को कहते हैं कि हम प्राचीन क्षत्रिय वंश के हैं, तो क्या वास्तव में राजपूत प्राचीन क्षत्रिय वंश के व्यक्ति हैं या शासक थे या है? इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों को जाना होगा राजपूतों की उत्पत्ति को समझना है कि एक्चुअल में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही विवादित है। आज के जो राजपूत खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं वो यही मानते हैं कि हम प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। कई सारे राजपूत खुद को क्षत्रिय भी लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए राजपूत और क्षत्रिय में जमीन आसमान का अंतर है।
जो क्षत्रिय है, ध्यान रखिए, वो जरूरी नहीं कि राजपूत हो ही, या जो राजपूत है वह आवश्यक नहीं कि क्षत्रिय हो ही। कहने का सीधा सा मतलब कि सारे राजपूत न तो क्षत्रिय है, नहीं सारे क्षत्रिय राजपूत हैं। तो ये कहना कि जो राजपूत हैं वो प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं, इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि सारे जो क्षत्रिय हैं वो राजपूत हैं, या सारे जो राजपूत हैं वही क्षत्रिय, यानी प्राचीन क्षत्रियों के वंशज राजपूत नहीं। हाँ, कुछ राजपूत क्षत्रिय भी हैं, ये कहा जा सकता है, लेकिन सभी राजपूत क्षत्रिय ऐसा नहीं मान सकते। तो आइए राजपूतों की उत्पत्ति को समझते हैं। अच्छा, थोड़ा सा राजपूत शब्द के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। राजपूत शब्द, अब बताएं कैसे, मैं उसी लिखवाते हुए वे में चलूँ या ऐसे ही मैं समझा दूँ? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसे भी समझाते हुए एक एक करके एक एक पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझाते हुए जा सकता हूँ, या फिर जैसे हम लोगों ने पूरे प्राचीन इतिहास को पढ़ा है लिखते हुए हम उस तरीके से भी आपको पढ़ा सकते हैं। अगर प्रॉपर नोट्स बनाना हो तो वो तरीका बेस्ट माना जाता है, सिर्फ समझना हो तो ये तरीका, हालांकि मैं आज लिखवाऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर समझते हुए चलेंगे। जैसे मैंने सिर्फ इतना में ऊपर समझा दिया। देखिए, जब राजपूत शब्द की बात की जाती है तो कहा जाता है कि संस्कृत का शब्द है राजपुत्र, उसी का विकृत रूप है संस्कृत शब्द राजपुत्र। अब राजपुत्र की बात करें तो सीधा सा मतलब है कि यह राजा का पुत्र, यहां से निकला, और राजा के पुत्र को क्या बोला जाता है? राजकुमार। तो प्रारंभ में राजकुमारों को राजपूत कहा जाने लगा, जो राजपुत्र से निकल करके आता है। लेकिन बाद में चल करके यह जो राजपूत शब्द है यह सैनिक वर्ग के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि सैनिक योद्धा होते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे जमींदार जो थे उनके लिए भी इस्तेमाल होने लगा राजपुत्र, छोटे छोटे जमींदारों के लिए भी। फिर आगे चल करके 8वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं शताब्दी के आसपास यह जो शब्द है यह शासक वर्ग के लिए इस्तेमाल होने लगा। ध्यान रखिए, तो राजपूत शब्द निकल करके आता है राजपुत्र से, जो संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत शब्द राजपुत्र विकृत होते हुए राजपूत बन गया। शुरू में इसका प्रयोग किया जाने लगा राजा के पुत्र के रूप में, अर्थात राजकुमार के रूप में। बाद में यह सैनिक वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ समय के बाद जो छोटे छोटे जमींदार होते थे उनके लिए राजपूत शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा, और 8वीं शताब्दी तक आते आते राजपूत एक शासक वर्ग बन गया। तो राजपुत्र या राजपूत शब्द की उत्पत्ति ऐसे निकल करके सामने आती है। लेकिन सवाल वही है कि ये एक्चुअल में जो राजपूत हैं क्या ये क्षत्रिय वंश के हैं, या इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? भारत में जो राजपूत शासक हम लोगों को दिखते हैं, एक्चुअल में इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इतिहासकारों का क्या मानना है? तो इस पे दो मत है इतिहासकारों का। एक मत है विदेशी मत और दूसरा मत है भारतीय मत। विदेशी मत के प्रबल प्रवर्तक है कर्नल टाड। इनके बारे में हमने एक बार चर्चा किया था आप लोगों को कि राजपूतों का जो इतिहास है सबसे पहले कर्नल टाड के द्वारा लिखा गया, और कर्नल टाड के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इतिहास में इतनी झूठी बातें लिख दी कि कर्नल टाड के इतिहास से इतिहासकारों का विश्वास ही उठ गया कि इन्होंने कुछ भी सच लिखा होगा। कारण क्या था? इतिहासकारों को लगा कि ये सब झूठ लिखे, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें लिखी उसके लिए इनके पास कोई स्पष्ट प्रमाण था ही नहीं। कई सारे तथ्य तो इन्होंने ऐसे लिख दिया कि बस कह दिया कि लोग कहते थे। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। आप लोगों को पता है मोहल्ले में बहुत सारी किस्से कहानियां आप लोगों के दादा दादी सुनाते होंगे जो बुजुर्ग होंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे कि इस कहानी का सोर्स क्या है तो उन्हें भी नहीं पता होगा। पता चलेगा कि उनके दादा ने सुनाया होगा उनको कहानी। कर्नल टाड ने इसी बेस पे पूरा राजपूतों का इतिहास लिख दिया। कई सारी चीजें इन्होंने सिर्फ किस्से कहानियों के रूप में लिख दिया। इनके पास उसका कोई मूल स्रोत मौजूद ही नहीं था कि एक्चुअल में ये चीजें इन्होंने कहां से उठाई है। और यही वजह है कि कर्नल टाड के इतिहास को आज
राजपूतों के संदर्भ में इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। बहुत सारे तथ्य इनके गलत माने जाते हैं, अप्रमाणिक माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा और कहा जाता है खूब बढ़ा चढ़ा करके राजपूतों के बारे में इन्होंने लिखा है। विदेशी मत की बात किया जाए तो इसमें और भी लोग हैं। स्मिथ है जो विदेशी मत की बात करते हैं। स्मिथ के अलावा जैसे इतिहासकार भंडारकर है, इन्होंने भी विदेशी मत की बातें की हैं। आप लोग एक सिद्धांत सुने होंगे, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत जो पृथ्वीराज रासो में दिया गया है, यह भी एक्चुअल में राजपूतों के विदेशी होने के प्रमाण के रूप में लाया गया था कि राजपूत एक्चुअल में विदेशी हैं, उनके अंदर देशी रक्त नहीं है बल्कि विदेशी रक्त का संचार हो रहा है। लेकिन इसका खंडन भारतीय मतों के द्वारा किया जाता है। तो आज हम लोग पहले विदेशी मत पे चर्चा कर लेते हैं और आप लोग लिखते चले जाइए इस मत को पूरी तरीके से, या कहिए तो मैं शुरू से लिखवा दूं, एक अच्छा सा नोट्स आप लोगों को बनवा दूं अगर आप लोग लिख करके पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी वे में चलूं जहां तक अभी तक जैसे मैंने पढ़ाया, तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि ऐसे ही चलिए, तो मैं अगले लेक्चर से ऐसे ही चलूंगा। पहले आज मैं एक आप लोगों का पूरा फ्रेमिंग करवा देता हूं। तो लिख लीजिए राजपूत वंश, हेडिंग डाल लीजिए राजपूत वंश। लिखिए, हर्ष की मृत्यु से लेकर 12वीं शती तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल कहलाता है। इसे ही पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसे ही पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है क्योंकि यह मध्यकाल से जस्ट क्या बोलेंगे, तुरंत पहले का काल था, तुरंत पहले का कालखंड था। इसी समय राजपूतों की उत्पत्ति होती है जो धीरे धीरे 36 कुलों में विभाजित हो जाती है। कहते हैं कि इसी समय राजपूत काल की उत्पत्ति होती है और राजपूत जो काल है कुल 36 कुलों में विभाजित हो जाती है। राजपूतों के कुल 36 कुल थे। इस पे किताब भी लिखा गया है, राजपूतों के 36 कुल। हालांकि ये किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना प्रश्न पूछता नहीं। जो प्रश्न पूछा जाएगा, जो पढ़ाऊंगा, बस इससे बाहर से कोई प्रश्न आएगा नहीं, सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। एक पैराग्राफ में लिख लेते हैं राजपूत शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हम लोगों का एक भूमिका बन जाएगा। यहाँ पे लिखिए, राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है। राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजकुमार के अर्थ में किया जाता था। दिख रहा है ना, राजकुमार के अर्थ में किया जाता था, जो पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्ग तथा छोटे छोटे जमींदारों के लिए किया जाने लगा एवं 8वीं शताब्दी तक आते आते शासक वर्ग के रूप में होने लगा। राइट, यहां तक चीजें मैंने समझाया कि शुरू में राजपूत शब्द राजकुमार के लिए
फिर सैनिक वर्ग के लिए, फिर छोटे छोटे जमींदारों के लिए, फिर बाद में चल करके यह एक शासक वर्ग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब आते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। हेडिंग डाल लीजिए, राजपूतों की उत्पत्ति। इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। अगर क्लास रन करवाना चाह रहे हैं आप लोग, तेज़ी से रन किया जाए। इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक क्लास लेकर के आऊँगा। यूँ कहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट करके पढ़ेंगे। स्टार्ट इन द सेंस कि अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग बहुत डीप में पढ़े 147 लेक्चर में, तो मेरा टारगेट होगा कि 50 लेक्चर में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का आपका रिवीजन करा दे, महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह सारी चीज़ें। बाकी जिसको डीप में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है वो पेड ग्रुप में ज्वाइन कर ले। बहुत ही मिनिमम फी में मैं पूरी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, और वो क्लासेस में आपको जो है कि इतने मिनिमम फी में दे दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, 150 से ज़्यादा लेक्चर। बाकी की जो क्लासेस एंशिएंट हिस्ट्री की शुरू होगी 30-35 मिनट की क्लासेस होंगी, जिसमें मैक्सिमम फोकस होगा फैक्चुअल चीज़ों पे, कि तथ्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया जाए। बाकी अवधारणाओं को समझ रहे हैं तो वहाँ मैं जल्दी शुरू करूँगा, पब्लिक क्लास रहेगा वो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री। अब आइए राजपूतों की उत्पत्ति। देखिए मैंने बताया यहाँ दो मत है, एक है राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के विदेशी मत, जो यह मानता है कि राजपूत क्या है, इसमें विदेशी रक्त है, विदेशी रक्त है राजपूतों के अंदर। दूसरा है देसी मत, या यूं कहिए कि भारतीय मत। इसका सीधा मतलब है कि इसमें कोई विदेशी रक्त नहीं है, नहीं विदेशी रक्त नहीं है, इसमें विदेशी रक्त नहीं है। इसमें सीवी वद्ध, गौरीशंकर ओझा ऐसे कुछ इतिहासकार आते हैं जो देशी मत की बात करते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत जो है कि विदेशी है, इनके अंदर विदेशी रक्त है। तो आइए पहले हम लोग विदेशी मत को समझते हैं। देखिए जब विदेशी मत की हम लोग बात करते हैं तो विदेशी मत सबसे पहले किसने दिया? कर्नल टाड ने। कर्नल टाड ने इन्होंने एक पुस्तक लिखा, राजस्थान के इतिहास का पुरावशेष। इसी पुस्तक में इन्होंने राजपूतों को विदेशी ठहराया है और बताया कि राजपूत एक्चुअल में ये विदेशी हैं, इनके अंदर भारतीय रक्त नहीं है, देशी रक्त नहीं है, बल्कि ये विदेशी हैं। और सीधा सा मतलब है कि विदेशी हैं तो ये भारतीय मूल के क्षत्रिय भी नहीं है। कर्नल टाड इस बात को पूरी तरीके से नकारते हैं। तो कर्नल टाड की बुक का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, खासतौर से हायर एजुकेशन वाले, नेट जेआरओ पीजीटी वाले। सिविल सर्विस में तो हमें नहीं लगता है कि इतना डीप में पूछना चाहिए कर्नल टाड ने किस पुस्तक में विदेशी मत का विवरण दिया है। तो यहाँ पे लिखे कर्नल टाड, लिखे सर्वप्रथम कर्नल टाड ने, अच्छा इन्होंने जो विदेशी मत की बातें की हैं वो सामाजिक व्यवस्था, उनके खान पान से टैली करा करके इन्होंने कहा है कि एक्चुअल में जो राजपूत है वो शक सीथियन जो थे, जब भारत में आते हैं तो वही राजपूत यहाँ पे हो जाते हैं। इस शको सीथियनों को उनको पूर्वज मान लिया गया है राजपूतों का। उनका कई सारे जो चीज़ें हैं समानता देखते हैं कि राजपूत भी यही कर रहे हैं, उनका जो कल्चर है, जो शक सीथियन थे वो भी वही चीज़ कर रहे हैं। तो उस आधार पे कर्नल टाड ने माना है कि राजपूत जो है कि विदेशी थे। हम लोग लास्ट में जब दोनों मत पढ़ेंगे तो हम लोग एक निष्कर्ष भी लिखेंगे कि एक्चुअल में राजपूत देशी थे या विदेशी थे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। आज हम लोग विदेशी मत पूरा पढ़ लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देशी मत को पढ़ेंगे, तो वहीं पे हम लोग निष्कर्ष भी मैं लिखवा दूंगा कि राजपूत एक्चुअल में क्या थे क्या नहीं थे। उस पर आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, कोई राजपूत होगा तो हम ये हैं हम वो हैं, ऐतिहासिक नजरिए से जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सर्वप्रथम कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक, सर्वप्रथम कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास व पुरावशेष, ध्यान रखिए राजस्थान के इतिहास व पुरावशेष, इसको इंग्लिश में भी कई बार लिखा जाता है, तो लिखिए एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान रखिए एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या राजस्थान के इतिहास व पुरावशेष। ये ध्यान रखिए इस पुस्तक को कि ये पुस्तक जो है कि पूछा जा सकता है, राजस्थान के इतिहास व पुरावशेष, या इसको इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं हम लोग, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत का विवरण दिया। लिखिए में राजस्थान, अपनी पुस्तक में
में राजपूतों के उत्पत्ति का विदेशी मत का प्रतिपादन किया। इस मत का आधार प्रतिपादन किया। लिखिए, इस मत का आधार शक तथा सीथियन व राजपूतों के मध्य स्थापित सामाजिक व धार्मिक प्रथाओं में समानता को ठहराया। कर्नल टार्ड ने जो शक सीथियन थे उनको और जो भारत में राजपूत थे उनके सामाजिक और धार्मिक मत को समानता के आधार पर ठहराया था कि दोनों समान है। इस वजह से इन्होंने कह दिया कि एक्चुअल में शक सीथियन ही राजपूतों के पूर्वज हैं। जो भारत में शकों सीथियनों का आक्रमण भी हुआ था वही भारत में बन गए राजपूत। क्या क्या सामाजिक समानता और धार्मिक समानता थी तो उसे भी जान लीजिए। यहाँ पे पहला समानता था कि राजपूत और जो शक सीथियन थे उनकी वेशभूषा समान थी, वेशभूषा एक जैसी। दूसरा, जो शक सीथियन थे वो भी मांसाहार का सेवन करते थे और भारत में जो राजपूत है वो भी मांसाहार का सेवन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कई जगह ऐसा हमने देखा है जहां राजपूतों के यहाँ शादियों में बाकायदे मटन बनता है, पूरा बारातियों के लिए या जो उनके गेस्ट आते हैं उनके लिए मटन ही बनता है। पूरी सब्जी का चलन कई जगह नहीं होता है, बिल्कुल प्योर मटन बनाते हैं कि एकदम नॉनवेज रहेगा, पूरा जम करके खाते हैं लोग। तो अच्छा, बहुत सारे राजपूत ऐसे नहीं खाते, उनका पर्सनल व्यू है कि हम नहीं खाते हैं। लेकिन सामान्यतः जो सामाजिक जो प्रचलन है, जैसे बहुत सारे जब मुसलमानों की बात किया जाए तो बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते, तो उनका एक पर्सनल अपना मन है कि हम मन नहीं करता हम नहीं खाते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से देखा जाए तो नॉनवेज खाते ही हैं, ऐसे ही बदनाम है लोग नॉनवेज खाने के लिए। तो ऐसे राजपूत भी नॉनवेज सामाजिक तौर पे खाते हैं, यानी समानता माना जाता है कि नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ये नॉनवेज खाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो गया, मांसाहार का प्रचलन। तीसरा, जो शक सीथियन थे वो युद्ध में रथों का प्रयोग करते थे, रथों द्वारा युद्ध। आप लोग देखेंगे कि राजपूतों ने भी युद्ध लड़ा रथों के द्वारा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि शक सीथियन में यज्ञों का प्रचलन था, राजपूतों में भी यज्ञों का प्रचलन रहा। इसी प्रकार शक सीथियन में सती प्रथा का प्रचलन था, राजपूतों में भी सती प्रथा का प्रचलन था। जो शक सीथियन थे वो शस्त्र पूजा करते थे, राजपूत भी शस्त्र पूजा करते हैं और अभी भी कई जगह राजस्थान में शस्त्र पूजा किया जाता है। तो शस्त्रों की पूजा, शस्त्रों की पूजा। इसी प्रकार जो शक सीथियन थे वो सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे और राजपूत भी सूर्य की उपासना करते हैं। तो कर्नल टार्ड ने इस बेस पे सामाजिक एवं धार्मिक आधार पे यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इनके सामाजिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं समान है, और इसी बेस पे उन्होंने ठहराया कि जो राजपूत है एक्चुअल में वो विदेशी है। उन्होंने किसको मान लिया, शक और सीथियन को इनका पूर्वज मान लिया। और इसका समर्थन भी किया गया कई इतिहासकारों के द्वारा, जिसमें एक इतिहासकार है कि विलियम क्रूक ने। लिखिए, इतिहासकार विलियम क्रूक ने, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इतिहासकार विलियम क्रूक ने इस मत का समर्थन किया। इस मत का समर्थन करते हुए कहा कि अच्छा, इतिहासकार विलियम क्रूक मानते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो जो है कि जो ब्राह्मण थे इनका बौद्धों से अच्छा संबंध नहीं था। ब्राह्मण और बौद्धों में पड़ता नहीं था। जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल के बाद जो नास्तिक संप्रदाय आता है और उसी नास्तिक संप्रदायों से नए धर्मों की उत्पत्ति होती है, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख रूप से थे।
ये एक्चुअल में बौद्ध और जैन धर्म ब्राह्मण कर्मकांडियों के खिलाफ ही निकल के सामने आया था। बौद्ध और जैन धर्म ने जितने कर्मकांड ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत किया जाता था ईश्वर के नाम पर, बौद्ध और जैन धर्म ने ईश्वर को ही अस्वीकार कर दिया, तो सारे कर्मकांड खुद ही खारिज हो गए। उनके प्रतिक्रिया के रूप में ही इन धर्मों की उत्पत्ति होती है। तो विलियम क्रूक बोलते हैं कि जो ब्राह्मण थे, बौद्ध थे, या बौद्धों के साथ साथ जो नास्तिक थे, इन नास्तिकों से ब्राह्मणों का ठीक तरीके से पटती नहीं थी, यानी दोनों के बीच विद्वेष चल रहा था, द्वेष था। इसीलिए ब्राह्मणों ने इनका मुकाबला करने के लिए विदेशियों को शुद्धि के द्वारा राजपूतों में शामिल कर लिया। यानी विलियम क्रूक का भी मानना है कि विदेशियों को ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए शुद्धिकरण करके राजपूत वर्ग में शामिल कर लिया। ये कहते हैं विलियम क्रूक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लिखिए तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। विलियम क्रूक इस मत का समर्थन हुए कहते हैं कि ब्राह्मणों का बौद्ध एवं नास्तिक आदि संप्रदायों से द्वेष था। इसलिए ब्राह्मणों ने विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया, जिन्हें राजपूत कहा जाने लगा। ये विलियम क्रूक कर्नल टाड के मत के समर्थन करते हुए ये अपना मत रखते हैं कि राजपूत कोई और नहीं बल्कि विदेशी जाति हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए इन्हें शुद्धि संस्कार द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया, क्योंकि उन्हें मुकाबला करना था बौद्धों का और नास्तिक संप्रदायों का। एक मत तो हो गया ये कर्नल टाड का। अब आते हैं दूसरा मत स्मिथ का। ये भी मानते हैं कि जो राजपूत हैं वो विदेशी थे। दूसरा नंबर डालिए या पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियां कौन कौन? प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि की उत्पत्ति शकों तथा हूणों से होता है। या हुआ है, हूणों से हुआ है। इसी प्रकार पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, ये दो भागों में बांटते हैं। इसी प्रकार गढ़वाल, चंदेल, राष्ट्रकूट आदि मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्र की राजपूत जातियों की उत्पत्ति गौड़, भर तथा खरवार आदि जंगली जातियों से हुआ है। तो स्मिथ दो मत देते हैं। एक तो स्मिथ कहते हैं कि जो उत्तर पश्चिम की, यानी कि जो अपना राजस्थान वाला राजपूताना क्षेत्र है, जो इधर के जो राजपूत हैं ये शक और हूणों से उत्पन्न हुए, यानी शक और हूण भारत में है, वही लोग यहाँ राजपूत कहलाए। लेकिन दक्षिण की जो जातियां हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि गढ़वाल, चंदेल और राष्ट्रकूट हैं,
ये जो जंगली जातियां हैं, उन जंगली जातियों से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये स्मिथ का मानना है। तो स्मिथ एक्चुअल में दो मत दे देते हैं, एक तो पूरी तरीके से इनका विदेशी मत हो जाता है और एक पूरी तरीके से इनका हो जाता है देशी मत, जो कि जो जंगली लोग थे वो देशी थे। तो स्मिथ दो भागों में बांटते हैं। जब हम उत्तर पश्चिम की जो एक राजपूतों की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये विदेशी थे, शक और हुणों से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक, देखिए ये कहते हैं कि ये जो राजपूत थे, स्मिथ का कहना है कि जब ये शासक बने तो इन्होंने अपने दरबार में चारणों की नियुक्ति की। चारण यानी कि इनका बखान करने वाले लोग, शासक का जो बखान करने वाले लोग हैं उन्हें बोला जाता है चारण। समझ रहे हैं कि शासक हमारे महाराज ने ये काम किया, वो काम किया, तो उन्हें बोल दिया जाता है कि चारण लोग हैं। तो कहते हैं कि राजपूतों ने बड़ी चालाकी से अपने दरबार में चारणों की नियुक्ति कर दी और इन चारणों ने राजपूतों की छोटी छोटी बातों को भी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पेश किया और उन्हें इतना बड़ा बना दिया कि उन्हें विश्व का सबसे महान योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। ये कह रहे हैं स्मिथ। लिखिए लिखिए, इन जातियों के वीरतापूर्वक, इन जातियों के वीरतापूर्वक कार्यों को उनके दरबारी चारणों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया तथा उनकी तुलना रामायण व महाभारत के वीरों से कर दी। ये स्मिथ का कहना है कि एक्चुअल में राजपूतों की तुलना महाभारत और रामायण के वीरों से कर दिया गया। ये किसने किया? उनके जो दरबारी चारण थे जिसे उन्होंने नियुक्त किया था। 2 पॉइंट हो गया, कर्नल टाड हो गए, स्मिथ हो गए जो विदेशी मत दे रहे हैं। तीसरा आते हैं इतिहासकार भंडारकर, जिन्होंने पूरे अशोक के इतिहास को शिलालेख के आधार पर लिखने का प्रयास किया। वही इतिहासकार भंडारकर, इनका भी मानना है कि राजपूत विदेशी थे, देशी नहीं थे। तो नंबर 3 आ गया। लिखिए, इतिहासकार भंडारकर ने भी राजपूतों के विदेशी मत का समर्थन किया है। इनके अनुसार अग्निकुल के 4 वंश, अग्निकुल के 4 राजपूत वंश, कौन कौन से 4 राजपूत वंश? प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी की उत्पत्ति गुर्जर नामक विदेशी जाति से हुआ है। देखिए, आज राजस्थान में गुर्जर भी पाए जाते हैं। भंडारकर कहना है कि जो गुर्जर थे एक्चुअल में, उन्होंने कहा कि ये गुर्जर वंश के जो लोग थे वो खजर के संतान थे, खजर जाति के संतान थे। और ये लोग हुणों के साथ भारत में आए और भारत में ही रह गए। तो गुर्जरों की उत्पत्ति किससे बता देते हैं भंडारकर साहब? खजर जाति से। कि गुर्जर एक्चुअल में खजर जाति के संतान थे और ये आए थे किसके साथ? हुणों के साथ आए थे भारत में। हुणों का आक्रमण होता है गुप्त काल में, उसके बाद भी होता है हुणों का आक्रमण। तो इस बेस पे भंडारकर साहब ने बताया कि इस बेस पे देखा जाए तो राजपूत विदेशी थे। और अग्निकुल के 4 वंश बताते हैं जो मानते हैं कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं 4 वंश। चौहान वंश देख लीजिए, प्रतिहार वंश, परमार वंश और सोलंकी वंश। 1, 2, 3 और 4 ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए मानते हैं कि यज्ञ के लिए अग्नि सुलगाया गया, उसी अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति होती है। अभी बातें करेंगे हम लोग। अग्निकुंड आपको लग रहा है कि अग्निकुंड एक्चुअल में देशी मत का समर्थन करता है, लेकिन अग्निकुंड का सिद्धांत भी लाया गया था विदेशी मत के समर्थन के लिए, न कि देशी मत के समर्थन के लिए, भारतीय मत के समर्थन के लिए। तो इसी में लिख लीजिए, इसको हटाते हैं, आइए इसको हम लिखवा देते हैं। तो भंडारकर साहब क्या मानते हैं कि ये
गुर्जर जाति से हुआ जो है कि इनकी उत्पत्ति हुई है चारों वंश की। लिखिए, इन्होंने बताया कि गुर्जर वंश के लोग, गुर्जर प्रतिहार वही है, ध्यान रखिए, गुर्जर वंश के लोग खजर, इन्वर्टेड काउंट लिख लीजिए, खजर जाति के संतान थे जो हुणों के साथ भारत आए। और एक बात ये बताते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं, क्या नाम है कि हुणों की, तो हुणों को भी माना जाता है राजपूतों के 36 कुल में एक कुल हुणों को भी माना जाता है। यहीं पे लिख लीजिए, इसी में लिखिए, हुणों का उल्लेख राजपूतों के 36 कुल में होता है। तो भंडारकर साहब का कहना है कि राजपूत हुणों की उत्पत्ति थे, हुणों के साथ आए थे खजर। तो गुर्जर प्रतिहार वंश या गुर्जर जो लोग हैं, एक्चुअल में 4 जो अग्निकुल से निकल करके सामने आते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है गुर्जरों से। गुर्जर किसके संतान थे? खजर जाति से जुड़े हुए थे। खजर जाति के लोग किसके साथ आते हैं? हुणों के साथ आते हैं। वो प्रमाण करते हैं कि जो 36 कुल देखते हैं राजपूतों के, तो उसमें हुण भी शामिल है। इसी प्रकार चौथा मत है कनिंघम साहब का। कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों से संबंधित किया है। कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों से संबंधित किया है, कुषाणों से संबंधित किया है। इसी प्रकार एक मत आता है यूएस घोषाल का। यूएस घोषाल का, इन्होंने राजपूतों का संबंध कबीलों से किया है। तो ये बोलते हैं कबीला राजशाही, जिसे बोला जाता है कबीला राजशाही। थोड़ा समझ लीजिए कबीला राजशाही। नेट और जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पीसीएस वगैरह में भी यह प्रश्न पूछ दे विदेशी मत के संदर्भ में। यूएस घोषाल का नाम याद रखिएगा, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। कनिंघम साहब ने किसे किया है? कुषाणों से संबंधित किया है, ध्यान रखिए। कबीला राजशाही मतलब बोले कि शुरू में राजपूतों के कुल 12 कुल थे, बाद में हो जाता है 36 कुल। तो बोलते हैं शुरू में जो राज परिवार के लोग थे, छोटे छोटे कबीलों को भूमि देते थे, दान देते थे। बाद में वही कबीले के लोग अपने क्षेत्र को थोड़ा विस्तारित करते हैं और खुद को राजपूत कहना शुरू कर देते हैं। और यह प्रमाणित करते हैं कि शुरू में जहां राजपूतों के कुल मात्र 12 थे, कबीला राजशाही की वजह से ही जो कबीला उनको मिलता गया भूमि, और भूमि आनुवांशिक रूप से उनका चलता गया, उन्होंने क्षेत्र विस्तार कर दिया, तो ढेर सारे ऐसे कबीले हो गए, तो कुल बढ़ करके कुल हो गया 36 कुल हो गया। इस बात को यूएस घोषाल बोलते हैं और इसी को बोला जाता है कबीला राजशाही बोलते हैं। तो लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए कि यूएस घोषाल ने कबीला राजशाही की अवधारणा दिया, जिसके अनुसार राज परिवारों द्वारा अपने समाज के विस्तार हेतु कबीलों को भूमि दान दिया जाता था। यानी जो राज परिवार रहते थे आसपास, वो आसपास के कबीलों को, राज परिवार जो रहते थे वो आसपास के कबीलों को भूमि में दान देते थे। और दान देने का मतलब यही था कि जिससे इनके क्षेत्र का विस्तार हो, ये कबीला भूमि लेकर के ये राज परिवार का साथ देगा। और साथ देते थे, जब करीब आते जाते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे वही कबीला अपने आप को मजबूत करते चले गए और खुद को राजपूत के रूप में उन्होंने स्थापित कर लिया। यही कहना चाह रहे हैं यूएस घोषाल साहब कि कबीलों को भूमि में दान दिया जाता था। इसी प्रकार यह कबीले खुद को अस्थायी कर लिए एवं
स्वयं राजपूत कहलाने लगे, स्वयं राजपूत कहलाने लगे, स्वयं राजपूत कहलाने लगे, जिसे अतः जैसे यूएस घोषाल प्रमाणित करते हैं इसको, कैसे लिखे, जहां यही कारण है कि, ऐसे कर लीजिएगा, यही कारण है कि जहां प्रारंभ में राजपूत जाति में इनके कुलों की संख्या 12 या 24 रही होगी, वहीं बाद में 36 हो गई, ये यूएस घोषाल साहब का मत है कि जहां प्रारंभ में राजपूत जाति के कुलों की संख्या या 12 या 24 रही होगी, बाद में हो जाती है 36। अब एक सिद्धांत आता है अग्नि कुंड का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। कई लोगों को लगता है कि अग्नि कुंड का सिद्धांत भारतीय मत के लिए आया है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, विदेशी मत के समर्थन में लाया गया था अग्नि कुंड का सिद्धांत, जिससे माना गया कि विदेशियों को यज्ञों के द्वारा शुद्ध करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिए गए। ध्यान रखिए। अगला, ये लास्ट है विदेशी मत का, लिखिए अग्नि कुंड का सिद्धांत, 5वां या 6ठा नंबर होगा, या 7वां नंबर होगा ये अग्नि कुंड का सिद्धांत, अग्नि कुंड का सिद्धांत लिखिए। किस लिए आया गया? यह विदेशी मत या विदेशी मत का समर्थन करता है, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे लिख लीजिए, यह विदेशी मत का समर्थन करता है। इसके अनुसार विदेशियों को यज्ञ के द्वारा शुद्ध करके उन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था का अंग बना दिया गया, जिन्हें राजपूत कहा गया। यही है अग्निकुंड के सिद्धांत का मुख्य। क्या है पूरी कहानी मैं अभी बताता हूं, थोड़ा सा इसके कुछ तथ्यों को लिख लीजिए। अग्निकुंड के सिद्धांत का जो विस्तृत विवरण दिया गया, वो दिया गया था पृथ्वीराज रासो में। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। ध्यान देखिए, चंद्रबरदाई का जो विवरण है वो पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं माना जाता, बहुत सारी चीजें इसमें अप्रमाणिक है। चंद्रबरदाई ने भी कई सारे किस्से कहानियों के ऊपर बहुत सारी चीजें इसने लिख दिया है। कर्नल टाड के बहुत सारे किस्से इसने उठा लिए हैं, इसलिए चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासोकृत चंद्रबरदाई है, माना जाता है चंद्रबरदाई एक चारण था जो बढ़ा चढ़ा करके बहुत सारी झूठी कहानियां, गाथाएं, बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण चीजों को इसने लिख दिया है, इसलिए इसे बहुत प्रमाणिक नहीं मानते हैं। लेकिन यह माना जाता है कि चंद्रबरदाई ने भी पहली बार अग्निकुंड के सिद्धांत का पहली बार विस्तृत विवरण दिया था। ऐसा नहीं कि पहली बार इसमें आया था, यह विस्तृत विवरण दिया था। पहली बार जो अग्निकुंड का सिद्धांत आया था सर्वप्रथम, वह नौसा शांकचरित में आया था। पहली बार सर्वप्रथम यह सिद्धांत आया था नौसा शांकचरित। किसका लिखा है? पद्मगुप्त का। इसने पहली बार बहुत ही शॉर्ट में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। अग्निकुंड के सिद्धांत का अभिलेखी साक्ष्य भी मिलता है बसंतगढ़ अभिलेख में, तो यहां पे लिख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे। अभिलेखी विवरण कहां मिलता है? अभिलेखी विवरण मिलता है बसंतगढ़ अभिलेख में। बसंतगढ़ अभिलेख। क्या है कहानी अग्निकुंड का? कहते हैं कि परशुराम ने, आप लोग सुने होंगे, कहा जाता है कि परशुराम ने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया। सुना है ना आप लोगों ने? परशुराम भी राजनीति का मुद्दा रहते हैं, कई बार यूपी में भी चला परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने के लिए। तो मैंने बताया जातिवादी राजनीति इतना चरम पे है कि ये चीजें चलती रहेंगी। आप थोड़ा सा अगर भारत के सामाजिक ताने बाने को समझेंगे तो आप भारत की पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो
कहा जाता है, ऐसा कथाओं में प्रचलित है कि परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया। तो क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासक वर्ग की कमी होगी, क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग है वो चाह रहा था हमारे सपोर्ट में एक शासक वर्ग। तो ऋषि वशिष्ठ ने आमू पर्वत पे जाकर के यज्ञ किया, अग्नि लगाया, अग्नि कुंड बनाया यज्ञ के लिए, और उसी अग्नि कुंड से राजपूतों की उत्पत्ति होती है। एक्चुअल में यह विवरण विदेशी मत के समर्थन में आया कि अग्नि कुंड से मतलब ऐसा नहीं कि अग्नि कुंड से निकल गया, इसका मतलब सीधे सा कि विदेशियों को यज्ञ के द्वारा शुद्ध करके उन्हें राजपूत या क्षत्रिय कुल में शामिल कर लिया गया। तो लिख लीजिए थोड़ा सा यहीं पे लिखिए। कहा जाता है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया, जिससे राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। अतः वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत, राजस्थान में, ये ध्यान रखिएगा, आबू पर्वत पर यज्ञ का अग्निकुंड किया, या ऐसे लिख लीजिए यज्ञ किया, सीधे यज्ञ में अग्निकुंड होता है तो आप समझिए। आबू पर्वत पर यज्ञ किया, इसी यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का उदय हुआ। कौन कौन मैंने बताया? पहला है परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, या इसको चहमान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, चहमान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, पृथ्वीराज चौहान इसे बोलते हैं, चहमान बोला जाता है इसे, बाद में हो गया चौहान। कई बार ये प्रश्न पूछ सकता है अग्निकुंड से कौन कौन से 4 राजपूत कुलों की उत्पत्ति हुई, नाम याद रखिएगा। अब एक लाइन में छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिए, लिखिए। इससे यह सिद्ध होता है कि विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड की उत्पत्ति की बात की गई है। ठीक, तो ये हो गया अग्निकुंड का सिद्धांत। अब कोई पूछता है अग्निकुंड का सिद्धांत देसी मत के समर्थन में या विदेशी मत के समर्थन में, क्लियर हो गया। कौन कौन से लोग विदेशी मत की बात करते हैं वो क्लियर हो गया। ठीक, स्मिथ हो गए, कर्नल टाड हो गए, भंडारकर हो गए, क्रुक ने उसका समर्थन किया है, बाकी पृथ्वीराज रासो, कृष्ण चंद्रप्रताप। तो ये रहा हम लोगों के आज का विदेशी मत राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के। अभी हम लोग भारतीय मत को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश होगी कि भारतीय मत के बाद एक निष्कर्ष पे भी हम लोग लिख लें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में राजपूत हैं क्या, देसी हैं या विदेशी। लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? चूंकि बहुत दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो चीज़ें आगे आएंगी और बहुत ही बेहतर तरीके से आएंगी। मेरी जो क्लास होती है आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा डीप में लेकर के चलता हूँ, थोड़ा लंबा चलता है क्लासेस, लेकिन चलता है तो बेहतर तरीके से चलता है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत हो। तो क्लासेस आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग इतिहास पढ़ना चाहते हैं। बाकी पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन करिए। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, रोज़ मिल्की IAS अकेडमी के नाम से। वहाँ पे मैं इतिहास से जुड़े हुए रील्स शेयर कर रहा हूँ, छोटे छोटे फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, फैक्ट जानना चाहते हैं, तो उसे कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आपको ढेर सारे फैक्ट मिलेंगे और मज़ेदार फैक्ट मिलेंगे एग्जाम में पूछने जाने वाले। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।